नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। होप यू पीपल आर वेल एंड आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हेयर वी आर एट द एंड ऑफ आवर साइंस सीरीज़, है ना। हमने अभी तक सोशल साइंस और साइंस सीरीज़ इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएगी, मतलब ख़त्म ही हो गई है। तो सबसे पहली बात, योर फीडबैक इज़ वेरी वैल्यूबल। ठीक है, तो कमेंट खुला है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा, है ना। दूसरा बात, अपनी 10th ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब आपके बोर्ड्स प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, फिर इसके बाद बोर्ड्स चलेंगे, तो है ठीक है, अपन साथ में प्री बोर्ड बोर्ड्स दोनों निकाल लेंगे, है ना। काफ़ी अच्छे नंबरों से अपन दोनों पास होंगे, है ना। तो इसी के साथ अपन अब शुरू करते हैं सोशल साइंस का, सॉरी, साइंस का लास्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, जिससे हम लोगों ने चैनल की शुरुआत भी की थी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, चैप्टर काफ़ी यूनिक है ना। आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मैं आपको देखिए, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है। हाँ, और आपको पता ही होगा कि मेरे वीडियोस थोड़ा रिवीजन टाइप पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, मतलब आप रिवाइज करना चाहें तो उस पर ज़्यादा फोकस रहते हैं। मतलब बहुत कम समय में पूरी चैप्टर को निकालने का मेरा काम रहता है, आपको पहले से पता है ना। अगर छोटा चैप्टर होता तो मैं तो पूरी बुक को रीड करके ही आपको समझाता हूँ। बड़ा चैप्टर में मैं समझा देता हूँ, रीड मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूँ, है ना। तो ये चैप्टर मतलब पूरी साइंस में, आप समझिए कि पूरे साइंस में लाइफ प्रोसेसेस के पास दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है ना। पहला भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों आपस में ही बराबरी में ही। तो इसमें हम लोग रीड करने जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने आ, आप आपके लिए खुद से कुछ कुछ नोट्स बनाए हैं, जो कि मैं इस पीडीएफ में भी डाल दूंगा, साथ ही में यहाँ पे भी मेरे पास मौजूद है, मतलब थोड़े से नीचे में है, मौजूद है। मतलब हम लोग उस टॉपिक पर पहुँचेंगे तो हम लोग उस पर भी जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि चैप्टर काफ़ी अच्छा खासा लेंदी है, तो आप एक बार रीड कर लें तो अच्छा रहेगा। कार्बन के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। मैं सिर्फ ऊपर, मतलब मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, है ना। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ चुके हैं तो ठीक है, नहीं भी पढ़े हैं तो आपको सिर्फ पता चल जाएगा कि हाँ चैप्टर में पढ़ना क्या है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है। इस वीडियो से आप पीरियोडिक टेस्ट, पीटी, यूटी जो होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस प्री बोर्ड, थोड़ा बहुत, ये नहीं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा आ जाए, मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ठाक आ जाएगा, इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन चैप्टर। देखिए, कार्बन पूरे इन्वायरमेंट में मात्र 0.23% कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में है, और 0.03%, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट। कार्बन मतलब पूरे इन्वायरमेंट में सिर्फ 0.5% के आसपास आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट, 0.05, सॉरी। इतने कम परसेंटेज के बाद हम लोग कार्बन पे एक पूरा चैप्टर डेडिकेट कर रहे हैं 10th क्लास में, ऐसा क्यों? ठीक है, जिसका सबसे पहला कारण है, इसके दो कारण हैं। ठीक है, इसके दो कारण हैं, एक, ठीक है, लेकिन वो दोनों कारण शुरू होते हैं आपको इस टॉपिक से, बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आपको। आयोनिक बॉन्ड पता है ना, मैंने भी बताया है ना। अपन एक सिंपल नॉर्मल ड्राइंग पेज ले लेते हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड आपको पता होगा। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड पता होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे ये सोडियम है ना,
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। फिर ये क्लोराइड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये बन जाता है Na+ और ये बन जाता है Cl-। फिर बाद में ये लोग बॉन्डिंग करके NaCl बना लेते हैं। ये होता है आयोनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है ना। नो डाउट काफ़ी मजबूत बॉन्ड है और मुश्किल से ही टूटता है ना। मगर एक तरीके का और बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बहुत कम एलिमेंट शो करते हैं, है ना। उसमें से है एक कार्बन। कार्बन क्यों आयोनिक बॉन्डिंग नहीं शो करता? मान लीजिए कार्बन के पास जो है चार चार ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कि ज़्यादा है, या तो मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, या तो 4 को और गेन कर ले ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए, या तो 4 को लूज़ कर दे तो भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब होगा क्या कि 4 को लूज़ करना, देखिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, ठीक है, ये काफ़ी एनर्जी रिक्वायरमेंट का वाला काम है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मतलब काफ़ी एनर्जी इसमें चाहिए, है ना। दूसरा, वो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लें। 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता है ना, ये वाला आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो इस पूरे एटम को संभाल ही नहीं पाएगा। और एटॉमिक जो एटम बम वगैरह होते हैं आप जानते होंगे, उस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ हो सकता है और फट वगैरह सकता है, मतलब बहुत बहुत वो डीप चीज़ है ना। तो मतलब 4 को लेना तो मुश्किल है ही, देना भी मुश्किल है, तो करे क्या? कार्बन शो करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसमें क्या होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में, होता क्या है, एक कार्बन है, इसके 4 सॉरी एक सेकंड रुक जाइएगा। एक कार्बन एक कार्बन है, इसके 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि आपको हटाने हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ करना है ताकि किसी के साथ बॉन्ड बना ले। अब शेयर तो कर नहीं सकते ना अपन, आयोनिक बॉन्डिंग नहीं कर सकते। ये क्या करता है, किसी और कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन या तो लूज करना है या तो गेन करना है ना। लेकिन ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन को बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, है ना। लेकिन हाइड्रोजन बोलेगा कि हाइड्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉन पता होगा कि सिर्फ उसके पास एक ही होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन, सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट आप कह सकते हैं। तो एक ही है, तो वो क्या करेगा कि इसको दे भी नहीं सकता, तो वो क्या करेगा कि इसके साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन कर लेगा, इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन कर लेगा, इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन कर लेगा। ये जो हुआ इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये ऐसे दिखाया जाता है ना। ये एक डंडी है मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर ये 2 डंडी है मतलब डबल बॉन्ड। ये 3, ये मैं बताऊंगा आपको, ये 3 डंडी है तो ट्रिपल बॉन्ड। ये हम लोग अभी इस पे बात करेंगे, है ना। इसको अपन ऐड कर लेते हैं सबसे नीचे जाके। देखिए मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे अपने पास कुछ नोट्स वगैरह भी हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा। कहाँ था ये अपन, यहाँ थे ना। हाँ, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग आप समझिए कि कार्बन क्यों शो करता है। अब कार्बन का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं, देखिए कोवैलेंट बॉन्डिंग
आपको 2-3 प्रैक्टिस करनी होगी। अभी मैंने जैसे एक बताया कि एक हाइड्रोजन के साथ होता है, सेम ऑक्सीजन के साथ भी होता है ना, नाइट्रोजन के साथ भी होता है ना। तो आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। चलिए 2-3 मैं करवा ही देता हूँ, हटाइए, अपन 2-3 कर ही लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जैसे एक है आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, O2, है ना। एक ऑक्सीजन रहता है, हाँ मतलब कार्बन भी शो करता है और भी एलिमेंट शो करता है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि सिर्फ कार्बन करता है, सब बहुत कुछ करता है। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, ये दोनों एक साथ सिंगल बॉन्ड बनाए तो भी O2 बना, है ना। नाइट्रोजन है ना, ये आपको बुक में ही दिया हुआ है ये सब। नाइट्रोजन के 3 होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि या तो लूज़ करना चाहिए या तो गेन करना चाहिए, लेकिन 3 तो नहीं कर सकता, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है एक और नाइट्रोजन के एलिमेंट के साथ, तो ये बन जाता है N2, यही है ना। इसको अपन डिलीट कर देते हैं, ये कुछ काम का है नहीं। और दूसरा आपको ये दिया हुआ है ना। अब कार्बन ही क्यों, कार्बन इतना खास क्यों है? देखिए होता क्या है कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं कैटिने क्या बोलते हैं, एक सेकंड, तो इसको बोलते हैं कैटिनेशन। सॉरी अगर थोड़ा सा ना स्पेल करने में अगर गलती हो गई, तो कैटिनेशन बोलते हैं ना। कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन जो है वो आपस में लंबा सा चेन बना सकता है। मतलब देखिए, कार्बन एक बार में 4 बॉन्ड बना सकता है ना। यही 4 बॉन्ड कार्बन क्या करता है कि एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाता है। यही एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, ये काफ़ी सारे कार्बन के साथ एक साथ किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। दूसरे एलिमेंट भी कैटिनेशन शो करते हैं, है ना, जैसे सिलिकॉन, लेकिन वो लिमिटेड, मतलब 7-8 लिमिटेड नंबर ऑफ कैटिनेशन शो करते हैं। मतलब ये लिमिटेड है कितना ही बॉन्ड बना सकते, लेकिन कार्बन इज मतलब अनलिमिटेड, मतलब वो रुकता नहीं है। उसको जितना लंबा चेन बनाना होगा वो उतना लंबा चेन बनाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। दूसरा कारण है टेट्रावैलेंसी। मतलब ये एक बार में चार कार्बन, मतलब एक बार में 4 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। 4 या तो कार्बन ही हो सकते हैं, या तो 4 हाइड्रोजन, 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो कैटिनेशन टेट्रावैलेंसी के कारण हम लोग कार्बन के बारे में इतना इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा बात, कार्बन बहुत छोटा और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ, इसीलिए कार्बन को हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर कार्बन के बारे में पूछा जाए कि वाई टू बी स्टडी, तो ये 3 पॉइंट हमको लिखने होंगे। चौथी बात यह है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तब इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन, है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वगैरह जो भी बोलना है, जो एलिमेंट लगा है उसको बोल सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड बेसिक टर्म है, ये आपको पकड़ना होगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब ट्रिपल या डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन वगैरह जो लगाना है आपको लगा लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंपाउंड्स जो भी सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड, है ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड पे ही सैचुरेटेड। और अगर डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ नाम दिए गए हैं, इसको हम लोग अभी सीखेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब आप देखिए,
हम लोग कभी कभी ऐसे कार्बन कार्बन ऐसे लिख देते हैं, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो इसके साथ हम लोग ऐसे तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप चेन्स एंड ब्रांचिंग्स। कुछ कुछ डायग्राम्स आपको दिए गए हैं, जैसे मीथेन का ये इस तरीके से कार्बन कंपाउंड का चेन बनता है। चेन मतलब क्या होता है? जब कार्बन कार्बन लंबा चेन में ऐसा जुड़ा हो तो इसको चेन बोलते हैं। मैं इसके लिए ड्राइंग करके समझाता हूँ, रुकिए। जब कार्बन कार्बन एक लंबा सा इस टाइप का चेन बनाते हुए चले, ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी चेन बनाते हुए चले, है ना, कितना भी लंबा हो सकता है, ठीक है, कितना भी लंबा हो सकता है, कितना भी लंबा हो सकता है, इसको बोलते हैं चेन, इसको बोलते हैं चेन। इसी चेन में क्योंकि ये चेन है, अब इसी चेन में एक कोई भी इसको छोड़ के क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से कार्बन लिखना शुरू करेंगे तो ये भी सीधा इस तरीके से कंटिन्यू हो गया, है ना, तो हमें कंटिन्यू नहीं करना है, हमें ब्रेक करना है, ठीक है। इसको छोड़ के किसी भी कंपाउंड से अगर आप वापस से एक नया चेन या एक नया सिर्फ कार्बन जोड़ देते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं ब्रांचिंग, ठीक है। अब तीसरा होता है रिंग्स। रिंग्स देखिए, रिंग्स में क्या होता है, एक कार्बन इस टाइप से होता है, एक कार्बन इस टाइप से होता है, एक कार्बन इस टाइप से होता है, एक कार्बन फिर इस टाइप से होता है, मतलब ये क्लोज्ड होता है ना, क्लोज्ड होता है, इसको बोलते हैं रिंग्स, ठीक है। तो रिंग्स हालांकि आप चेन में भी ले सकते हैं, सॉरी, रिंग्स आप चाहे तो चेन में भी ले सकते हैं, क्योंकि यह आप ऐसे लिखिए, ये भी तो सीधा ही है, ऐसे लिखिए, ये भी तो सीधा ही है, और इसी को आप अगर ऐसे सीधे करके लिख देंगे तो भी वो बात बराबर ही है ना। तो आप ये भी करके लिख सकते हैं, अपन इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, आप इसको ठीक से देख लीजिएगा। तीसरा चीज़ अपने को देखना है कि मान लीजिए कि जैसे एक ही यहाँ पे, जहाँ पे देखिए सी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एच होगा, ये एक यहाँ एच होगा, यहाँ पे जहाँ पे एच नहीं लिखा हुआ है वहाँ मतलब एच होगा, है ना। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का कि हाँ एच नहीं है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि दोनों में दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ये स्ट्रक्चर बना और एक ये एक स्ट्रक्चर बना, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि एक दूसरे से अलग हो, लेकिन 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 वो उनका जो कार्बन का नंबर है और हाइड्रोजन का नंबर है वो सेम निकले, इस ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आना है आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना है। जब भी आप कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे सी और सिंगल बॉन्ड सी को और सिंगल बॉन्ड ओ एच या कुछ भी, है ना, तो ये ओ एच जो हुआ, ये होता है फंक्शनल ग्रुप, जो कि इस कार्बन कम के चेन में कुछ फंक्शंस ला देगा, ठीक है। ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये होता है आपको फंक्शनल ग्रुप। मैंने शायद ना आपको एलोट्रॉप्स के बारे में नहीं बताया, इसके बाद मैं एलोट्रॉप्स पे आ जाता हूँ। ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स में क्या होता है कि सबसे पहला बात, फंक्शनल ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नाम वगैरह लिखने में। कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद करने हैं, जैसे अल्कोहल का ओ एच होता है, मैंने इस यहाँ ओ एच लगेगा और अल्कोहल इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर फिर एल्डिहाइड का होता है, ये इस टाइप से लिखा जाता है ना। आप अपने बुक्स में देख सकते हैं कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। मैं इसके बारे में एक अभी डिटेल में बताऊंगा। नॉर्मल कीचड़ एक अलग चीज़ ही है जिसके लिए मैं खुद से नोट्स लेके आया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कुछ कुछ नोट्स भी है अपने पास। अब अपना है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है ना कि होमोलोगस सीरीज, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, आपको होमोलोगस सीरीज में अभी समझाता हूँ। पहले मेरे को वो कर लेने चाहिए अपना एलोट्रॉप्स ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन अपने लॉन्ग चेन बनाने के कारण, रिंग्स बनाने के कारण केमिकल प्रॉपर्टी हर कार्बन कंपाउंड की सेम ही होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, कार्बन को जब आप जलाइएगा ना तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। मगर एक का कार्बन कंपाउंड है डायमंड, एक कार्बन कंपाउंड है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको सबसे सस्ता मिलेगा, डायमंड सबसे महंगा मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन एक चीज़ शो करता है जिसका नाम है सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। कार्बन का सेम केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों का अलग। एक है डायमंड, डायमंड का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ ध्यान में रखिए, बनाने नहीं आएगा। ये होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट में क्या रिंग्स होते हैं हेक्सागोनल, फिर एक उसी के पीछे एक हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। फिर डायमंड्स में इस टाइप के एक ऐसे एक्स 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 कटते हुए बनता रहता है ना। तो यही आपको एलोट्रॉप्स के बारे में जानना था, है ना, कि मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अपन आ जाते हैं वापस, अपन जो पढ़ रहे थे होमोलोगस सीरीज। ये मैंने अपने हाथों से लिखा है, आपको जैसे दिख रहा होगा कि कैमरा से फ़ोटो खींचा गया। और हाँ, आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा कि मतलब मैंने खुद ने वीडियो बनाने से पहले एक बार ये बुक पढ़ा है ना। तो मैं पढ़ा रहा हूँ ये, मतलब आप देख सकते हैं कि हाँ यही है। और ये मैंने बुक के, आप ठीक से देखेंगे तो इस पेज पे, पेज नंबर यहाँ पे है, ये पेज नंबर 67 के कोना में आपको ये बना सकते हैं इतना छोटा सा। अगर आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। देखिए होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब होता है, जब भी बॉन्ड, है ना, जब भी बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो, एक सेकेंड सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब एक कार्बन होते हैं, तो जैसे कि कार्बन है, फिर उसके बाद ये इस तरीके से चार, इसका टेट्रा वैलेंसी, यहाँ पे सब में एच आप डाल देंगे, है ना। तो ये बन गया आपको एक कार्बन चार हाइड्रोजन, ठीक है। अब सेम आप दो कार्बन ले लीजिए, दो कार्बन एल्कीन में। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक तो यूज़ हो चुका है, यहाँ पे एक लेंगे, यहाँ पे एक लेंगे, यहाँ पे भी एक यूज़ हो चुका है तो यहाँ लेंगे, यहाँ पे अब एच 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 लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक दो तीन चार पाँच छः हाइड्रोजन दो कार्बन, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा छः हाइड्रोजन दो कार्बन, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं, है ना, छः हाइड्रोजन दो कार्बन मिलेंगे आपको। तो आप ठीक से देखेंगे तो जिस तरीके से ये इस नंबर बढ़ रहा है उसी तरीके से ये भी नंबर बढ़ रहा है ना। तो इसका इसी इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। मतलब हर बार जो इंक्रीज है एल्कीन में, वो CH2 का, मतलब एक, मतलब CH2 का ही इंक्रीज हो। यहाँ पे भी आप C2H6 में CH2 जोड़ेंगे तो C3H8 बन जाएगा। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। सेम इसी का आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलता है, जनरल फार्मूला,
जिसको बोलते हैं एल्कीन का जनरल फार्मूला जो कि है CnH2n+2। ये टू जो है ना, सो इस n के लिए है, इस पूरे सीरीज में जुड़ेगा नहीं, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। सेम इस तरीके से एल्कीन भी चलता है, इसका बल CnHn2। एल्काइन का भी सेम तरीके से बनता है। ये मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको PDF मिले तो आप अच्छे से पढ़ सकें। इसका एक ट्रिक भी, मीम भी वायरल हुआ था एक कुछ दिनों पहले, वो है, मैं आपको बताता हूँ ऐसे। रुके रुके, कह दो ना प्लस टू, कह दो ना, कह दो ना -2। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। मीम वगैरह वायरल हो गया तो आपको तो याद ही हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा, है ना, ये रिमूव नहीं होगा यहाँ से। आप ठीक से चाहे तो देख भी सकते हैं, पेज 1024 में है। और पेज ऐड होगा तो एक नंबर बढ़ जाएगा, यही और क्या। ओह माय गॉड। अब इस पूरे चैप्टर का मैंने वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक नॉमेनक्लेचर इज हेयर। लेकिन टेंशन नहीं लेना, है ना, अपन इधर बैठे हैं, अपन सब कर लेंगे। नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने नोट्स लिखे हैं। ये बुक के सबसे पीछे वाले पेज में आपको एक नोट्स का पेज दिया होगा, उसका मैंने फ़ायदा उठाया है। आप चाहे तो आप भी उठा सकते हैं, है ना। तो अपन अब इस नॉमेनक्लेचर को समझेंगे। ठीक है, ये मतलब सीधा सीधा बात है, अपन ने लिखा है तो अपन खुद से समझेंगे। बुक में कुछ इस ऐसा नहीं समझाया है जिससे कि मैं आपको समझा दूँ और आप अच्छे से समझ जाए। ऐसे ही करके अपने को समझना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, बात क्या है कि जनरल, पहले देखिए, मैथ पढ़ने चाहते हैं अपन तो पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं। तो जनरल वे ऑफ राइटिंग, आपको वे ऑफ राइटिंग नॉर्मल क्रीचर, आयुपिक नॉर्मल क्रीचर। नॉर्मल क्रीचर होता क्या है? नाम, केमिकल का नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग होता है। अच्छा चलिए, इसको छोड़िए, इसको भी छोड़िए, एक सेकंड, सॉरी, इसको भी छोड़िए। आप सबसे पहले आइए, अरे इसमें वो पेज का है जो पेज मैं ढूंढ रहा हूँ। एक सेकंड, ओ शेट, वो पेज तो अपन ने ऐड ही नहीं किया। रुक जाइए, मैं वो पेज ऐड करके आता हूँ। आप क्यों रुकेंगे? मैं एडिटर को बोल के यहाँ पे पॉज डलवा दूंगा एक। फिर हाँ, मतलब एक पॉज है, लेकिन आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है, खुद से एक कट आएगा अभी, है ना। ठीक है, वापस आ गए अपन, पेज ऐड कर लिया, है ना। छोटा सा कट था, आपको तो रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लाइव चल रहे होंगे। एडिटर वेडिटर होता है कुछ। अबे ऐड भी थोड़ा गलत टाइप से हो गया यार, थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया। चलो ठीक है यार, अपन कर लेंगे इसमें, है ना। ये आपके बुक का लास्ट पेज है ना, आपको ठीक से दिख रहा होगा तो। मैंने चैप्टर का लास्ट पेज है, सॉरी, बुक बोल रहा हूँ। ख़त्म करो, ख़त्म करो, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ है अल्काइन ग्रुप। अल्काइन ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप, ऐसे मतलब ऐसे आप कह सकते हैं, ऐसे ग्रुप है, मतलब ये ग्रुप है, इस टाइप के ग्रुप है। एल्काइन ग्रुप रहने देते हैं, आप समझिए सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स मतलब ये उस ग्रुप में लगे हुए हैं, मतलब उस सीरीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन इनका कुछ रोल वैसा हम लोग खास वैसा ध्यान रखते नहीं है ना। तो ये अल्काइन ग्रुप हो गए, है ना। इसमें आता है CH3 -CH3 जो कि है मिथाइल, -C2H5 जो कि है इथाइल, -Cl क्लोरो, -Br ब्रोमो। वो भी मैं आपको बताऊंगा इसको लिखते कैसे हैं। फिर अगर सिर्फ एक कार्बन है तो मैथ 2 कार्बन है, एथ 3 कार्बन है, प्रोप 4 कार्बन है, ब्यूट
5 कार्बन है, पेंट 6 कार्बन है, हेक्स 7 कार्बन है, 7 कार्बन है तो हेल्प्ड, 8 कार्बन है ऑप्ट, 9 कार्बन है नॉन, 10 कार्बन डेक, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इन, है ना। और सिमिलर है मतलब अगर दो ही सेम टाइप के कंपाउंड एक साथ हैं तो उसके लिए डाई, 3 टाइप एक साथ है तो ट्राई। और अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे अगर ओ एच है, ओ एल, फंक्शनल ग्रुप अभी अपने देखा, ठीक है। ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं, सॉरी, आप चाहे तो एक बार इसको ठीक से देख सकते हैं। अब आ जाइए मतलब इसको लिखते कैसे, है ना। सबसे पहला आपको पोजीशन और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट लिखना है। मतलब जो सबसे पहला सब्स्टिट्यूट मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो जो बताया उसमें से कोई एक जो होगा कार्बन चेन में आपको खुद से दिख जाएगा, वो लिखना है। फिर आपको वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट वही मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसमें से कोई एक। फिर टाइप ऑफ बॉन्ड लिखना है। टाइप ऑफ बॉन्ड में आपको पूरा बॉन्ड नहीं लिखना है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन नहीं लिखना है, सिर्फ एन, इन, आइन में से जो है। अब देखिए मान लीजिए एस इस टाइप का है, तो इसमें आप अगर एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है तो एन नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। लेकिन एक भी अगर दिख जाता है तो फिर उसके बाद आप लगाएंगे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की आपको पोजीशनिंग भी बतानी होगी। फिर एंड में फंक्शनल ग्रुप का सरफेक्स मतलब ऑल, ईल जो उसमें एंड में था। सो अब पोजीशन की जब यहाँ बात आती है, पोजीशन में अपने को सबसे पहले क्या रखना है, मतलब पोजीशन में अपने को पोजीशनिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि सबसे छोटा नंबर जो हो वो फंक्शनल ग्रुप को मिले। मतलब अगर इस टाइप से इस तरीके से है, इस तरीके से है ओ एच और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो अपने को डबल बॉन्ड नहीं देखना है, अपने को देखना है कि ये सबसे छोटा है। मतलब हमें काउंटिंग इस तरफ से शुरू करनी है, अगर यहाँ हो तो इस तरफ से शुरू करनी है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बॉन्ड्स देखना है। फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो उसको देखना है। अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ डायरेक्ट वर्ड रूट और टाइप ऑफ बॉन्ड लिख देना है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, है ना। उसके बाद अगला रूल है कि हमें सबसे लंबा कार्बन चेन लेना है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर इस टाइप से है, अब इसमें सबसे लंबा कार्बन चेन आपको ये है या फिर ये है। ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा लंबा है तो हमें ये वाला सेलेक्ट करना है, ना कि ये वाला, ठीक है। यही बात ये बताई गई है यहाँ पे। अगला रूल है आपको, अगला रूल है आपको डाई ट्राई यूज़ करना है अगर सेम सब्स्टिट्यूट ग्रुप है तो। मतलब अगर 2 गो मिथाइल है तो डबल मिथाइल, है ना, ऐसा। फिर सब्स्टिट्यूट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है ना। ठीक है, और ये बातें एंड के चैप्टर की है, मैं एंड टॉपिक की है तो इसको हम लोग बाद में। तो यही है आपका नोमेनक्लेचर, है ना। आप मैं आपको एक काम करता हूँ, एक नोमेनक्लेचर में बता देता हूँ, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक रिवीजन वीडियो है, कितना ही करवा लूँगा मैं, है ना। तो एक अपन करवा लेते हैं। देखिए सबसे पहला है सी एल सी सी
सी सी सी ओ एच सी, है ना। जहाँ पे एच नहीं है मतलब वहाँ पे एच है ही है, मैं कुछ नहीं है तो वहाँ पे एच। अब इसका नाम कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे कि कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप है कि नहीं। तो यहाँ पे है क्लोरीन, तो देखेंगे कितना है, एक ही है। तो नाम लिखेंगे, सबसे पहले क्लोरीन से शुरुआत करेंगे तो हो जाएगा क्लोरो, है ना। अब हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इसको हमें सबसे छोटा रखना है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको कितना नंबर मिला, 6। क्लोरो डैश 6 डैश, इसको भी नंबरिंग हम लोग कर देते हैं, क्लोरो डैश 6 डैश। अब गिनेंगे कि कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। लंबा चेन में कितना कार्बन है, ये नीचे है, उससे हमें मतलब नहीं, ठीक है। तो कितना कार्बन है, 5 है, तो पेंट, ठीक है। सॉरी, ये जो है ना ये भी आपको सब्स्टिट्यूट ग्रुप में ही आता है। तो क्लोरो, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई अपनी, एक सेकंड में फिर से कोशिश करता हूँ। अपने को ये मिथाइल में आ जाएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको आ जाएगा, सबसे पहले आपको आ जाएगा 6, है ना। फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद 3, फिर डैश क्लोरो मिथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आगे कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट, फिर सब सिंगल बॉन्ड से तो एन। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि एक एंड में आपको एक फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें जो लास्ट की एन इन आइन में लास्ट का ई है वो नहीं लिखते हैं हम लोग, बस वो नहीं लिखते हैं, आप ये मान के चलिए, ठीक है। लास्ट का एन इन आइन नहीं लिखते हैं। एन ओ एच है मतलब एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए लगता है ओ एल। तो ये आपका बन गया 6,3 डैश क्लोरोमिथ पेंटेन, क्लोरोमिथ पेंटेन, मतलब जो भी ये नाम है ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, खुद से भी बना के कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सही होना चाहिए, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंबशन के बारे में। कंबशन जो केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन की वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बन कंबस्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और बहुत सारे हीट लाइट एनर्जी निकलता है। कार्बन जब सेचुरेटेड फॉर्म में होगा तो वो दो टाइप के कंबशन कर सकता है, एक कंप्लीट कंबशन, एक इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। कंप्लीट कंबशन में कंप्लीट कंबशन अगर सेचुरेटेड कार्बन का होगा तो वो क्लीन ब्लू फ्लेम देगा, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा सेचुरेटेड कार्बन का तो वो सूटी येलो फ्लेम देगा। अगर अनसेचुरेटेड कार्बन है तो वो कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट कंबशन हो, येलो सूटी फ्लेम ही देगा। कार्बन का जो फ्लेम है वो डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट बर्न हो रहा है उसके साथ। कार्बन का फ्लेम ग्रीन रेड पिंक येलो किसी भी रंग का हो सकता है, येलो ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा, फ्लेम तब निकलता है जब गैस जले, कार्बन के साथ जो गैस हो वो जले तो फ्लेम निकलेगा। जैसे कोयला वगैरह में गैस जब नहीं जलता है तो वो सिर्फ ग्लो करता है, वो जलता तो है लेकिन सिर्फ ग्लो करता है, फ्लेम नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे आप इसका एग्जांपल अगरबत्ती वगैरह भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में अगरबत्ती हो, अगरबत्ती आप अभी जला के देख लीजिए, जब तक वो आप माचिस से जला रहे हैं तब तक ही जलेगा, फिर उसके बाद धुआं निकलेगा, है ना। वो अगर ठीक से फूंक मारेंगे तो लाल लाल आपको वो ग्लो करता हुआ भी दिखेगा,
लेकिन वो जल नहीं रहा है ना, तो वही उसको बोलते हैं। अब चाहे तो ये माने एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, घर में ही आप एक्सपेरिमेंट करें, और अभी तक आप कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर भी चुके होंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये अपने को ध्यान में नहीं रखना है, वो सुन लीजिए कि बहुत सारे पहले सालों पहले समुद्र के जो जीव है वो अर्थक्वेक के कारण अंदर ज़मीन के अंदर चले गए थे, तो वो अब जाके फॉसल फ्यूल क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गया है, ट्रीज वगैरह कोल में कन्वर्ट हो गई, यही बात है। अगला है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको पता ही है। तो ऑक्सीडेशन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो एजेंट जो खुद रिड्यूस हो जाए लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसमें जैसे है KMnO4 या फिर K2Cr2O O7, ठीक है। और ये जब इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है तो इथेनोइक एसिड बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केमिकल वो केमिकल इक्वेशन। दूसरा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, एक कैटलिस्ट मतलब वो जो बिना पार्टिसिपेट के रिएक्शन में रिएक्शन की स्पीड को अल्टर कर सके, चेंज कर सकते, या बढ़ा सके या घटा सके एज पर आवर नीड, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। एडिशन रिएक्शन में एक कैटलिस्ट कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को तोड़ के, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में ले, ठीक है। जैसे वेजिटेबल ऑयल को एक कैटलिस्ट के भरोसे तोड़ के वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर आपका है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में आपको कुछ कुछ जानना है। इथेनॉल वही ड्रिंक है ना, जो कि अब जिसको एल्कोहल बेवरेजेस में लिया जाता है। शुद्ध देसी भाषा में बोले तो बोलना चाहिए तो ठीक रहेगा, मतलब देख लेना, कोई रिपोर्ट मत करना, है ना। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो ऐसा मत सुनो, लेकिन जो शुद्ध भाषा में बोले तो दारू, इथेनॉल ही होता है दारू, है ना। इथेनॉल का आज आप केमिकल स्ट्रक्चर भी समझ गए, है ना, तो इथेनॉल ही होता है दारू, है ना। तो इथेनॉल थोड़ा स्पेशल है, बाकी सारे कार्बन कंपाउंड से इथेनॉल थोड़ा स्पेशल है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, तो सुन लीजिए। इथेनॉल थोड़ा स्पेशल है। इथेनॉल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ऑब्वियसली, है ना। इथेनॉल एल्कोहल वगैरह में यूज़ किया जाता है, गुड सॉल्वेंट ऑफ वाटर होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। और इसका एक स्मॉल अमाउंट भी इंसान को इंसान के फंक्शनिंग को, मतलब शुद्ध भाषा में बोलो तो नशा में डाल सकता है, और ऐसे इंग्लिश में बोलो तो इट कैन अल्टर अ नॉर्मल ह्यूमन फंक्शनिंग, है ना। तो देख लेना आपको जो समझ में है। दूसरा, अगर लंबा समय तक किया जाए तो मैनी हार्ट प्रॉब्लम, मैनी ब्रेन प्रॉब्लम एंड मैनी मच, मतलब लीवर प्रॉब्लम, मतलब आप खुद सोचिए, मतलब ये बहुत ख़राब चीज़ है। एक तो सोसाइटी में है क्यों, देखिए आप इसके मतलब एक सिलेबस से हट के बात करता हूँ। एथेनॉल ऐसी चीज़ है जो कि शरीर में ना अचानक से, जैसे ठंडी है, आपको ठंडी लग रही है, इथेनॉल का थोड़ा सा भी, आप देखें ना कप सिरप में इथेनॉल डाला जाता है, दारू डाला जाता है, नशा डाला जाता है, क्यों? नशा नहीं डाला जाता, इथेनॉल डाला जाता है स्पेसिफिक, क्यों? इथेनॉल एक ऐसा चीज़ है, ऐसा केमिकल है, ढूंढा गया है, जो कि इंसान की ब्रेन फंक्शनिंग को बिगाड़ता है सबसे पहले, और वो क्या करता है कि ब्लड रेट को बढ़ा देगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर को ना, अगर आपको ठंडी लग रही है,
अचानक से बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, अचानक से, समझे, तुरंत गर्म कर देगा। इसलिए काफ़ी सारे कफ सिरप वगैरह में उसको डाला जाता है ताकि गर्मी हो और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो। इसीलिए इथेनॉल को अल्कोहल ड्रिंक्स में डाला गया। स्पेसिफिकली बात किया जाए तो ऐसे एरिया जैसे अमेरिका का वो नॉर्थन एरिया हो गया, फिर रशिया है ना, यूक्रेन, ये ठंडे एरिया, यूरोपियन एरिया, इन सब एरियाओं के लिए, साथ में अपने लेह लद्दाख कश्मीर के एरिया, इन सब एरिया जहाँ पे ठंडी पड़ती है, यहाँ के लिए बनाया गया था ताकि ठंडी में जो लोग रहते हैं यहाँ पे, अगर ये लोग एक बार भी अगर इथेनॉल एक दिन में हल्का सा भी पी लेते हैं, आधा गिलास वगैरह भी, तो इनका शरीर में गर्मी बनी रहती है। ठीक है, बाद में ये धीरे धीरे पूरे दुनिया में वायरल हो गया, है ना। मतलब ईजीएस्ट वे टू स्किप योर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बन गया। हालांकि ये है नहीं, इट कैन, आप इसके ऊपर ठीक से पढ़ेंगे, इथेनॉल अल्कोहल के बारे में आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा आपको लगता है कि ये आपको एक प्रॉब्लम से भुला सकता है या दूर कर सकता है, ऐसा नहीं। अल्कोहल या इथेनॉल लेने के बाद आपका जो कि ब्रेन माल फंक्शन कर रहा है, अब आपको ब्रेन को पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है, रेदर जस्ट ब्रेन आपकी एक चीज़ से ध्यान हटाने के बजाय ना 10 नए प्रॉब्लम्स पे ध्यान डाल देगा। और क्योंकि आपका ब्रेन माल फंक्शन कर रहा है, कब आपको गुस्सा आ रहा है, कब आपको क्या, किसी को क्या बोलते रहे हैं। देखिए, इथेनॉल कब तक टिकेगा, इथेनॉल का एक समय है, उतना दूर तक ही वो ब्रेन को अटैक कर सकता है या अपने अंदर रख सकता है। ब्रेन किसी के भरोसे नहीं बैठा है ना, वो किसी एक समय में रिलीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इथेनॉल। तब आपको पता चलेगा कि आपने एक फंक्शन को बुलाने के चक्कर में 10,000 नए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लिया। सो इफ़ ठीक है, इफ़ वेरी इफ़ मतलब वेरी रेयर, आई डोंट थिंक सो कि मतलब आप अगर इस लाइन में हैं, लेकिन इफ़ यू आर, देन आपको मतलब कन्फेस करना होगा, ठीक है, और छोड़ दीजिए, ठीक है, बिकॉज यू आर माइट बी एट स्टार्टिंग, है ना, ऐसा थोड़ी है, तो प्लीज़, है ना। बाकी आप 10th में आ चुके हैं, अगले साल 11th में चले जाइएगा। सो आप खुद समझदार है, मगर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें तो ही अच्छा है ना। क्योंकि देखिए, देयर इज़ नथिंग टू स्किप अ प्रॉब्लम रेदर देन फेसिंग टू इट, ठीक है। तो फेस करिए, और कोई बात नहीं है, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जिसके लिए आपको मतलब ये हो। तो अगर आप नहीं करते तो वेल एंड गुड, एंड नेवर ट्राई दिस एंड एनीथिंग लाइक दिस, है ना। अगर आप ऐसा कोई ट्राई नहीं करेंगे तो आप, ऐसा नहीं है कि कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ, नहीं, आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं ना, आप कुछ मिस नहीं करेंगे, आप भी वही लाइफ एंजॉय करेंगे जो एक नॉर्मल इंसान करता है ना। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो सब्जेक्ट समझिए, ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ आप अच्छे से समझे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, और नहीं लगा हो तो फिर आप नहीं लगा है तो क्या ही बोल सकते हैं, फिर अब आप देख लीजिए। चैप्टर पे ध्यान देते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल के रिएक्शंस, है ना। इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम इथाइऑक्साइड CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर कॉन्सेंट्रेटेड आपको H2SO4 के साथ हीट करके अगर रिएक्ट करवाया जाए तो इथाइल में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेम सारी बातें यहाँ पे इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग बताया गया है, जो कि मैंने अभी आपको बहुत सारी बातें बताई, है ना।
ये कुछ नहीं, ये जितना बोल रहा है ना कुछ नहीं। एक इसमें खाली छोटी सी बात है, एक है मिथेनॉल होता है जो कि इथेनॉल का भी बावजी होता है। मिथेनॉल में सिर्फ सिंगल कार्बन होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, हाँ वो नॉमन क्रिएचर। मिथेनॉल में सिंगल कार्बन देखिए, मिथेनॉल इथेनॉल एक समय में ठीक मैंने सेम काम करता है, नशा वगैरह सब सेम है उसका। फ़र्क क्या होता है कि मिथेनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एक तो बहुत छोटा है ना, तो ये ना अगर 1% भी अगर एक्स्ट्रा ले लिया गया, इट कैन इट कैन लीड टू डायरेक्ट डेथ। ठीक है, डायरेक्ट एट द मोमेंट यू टेक दिस इन योर बॉडी, एंड अनदर मोमेंट नथिंग रिमेन नथिंग रिमेन बिसाइड यू। ठीक है, तो नेवर ट्राई। और ये सस्ते नशे मत किया करिए, मीथेन बहुत सस्ता, मिथेनॉल बहुत सस्ता आता है, तो ये मत ही कीजिए कि मैं उनको ही नशे मत कीजिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, है ना। जाना होगा तो चलिए जाइएगा, ऐसा कोई बात थोड़ी है, लेकिन अच्छे से रहिए, है ना। अभी कुछ दिन पहले वो एयर इंडिया का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें मतलब वो हॉस्टल पे गिरा था। आप सोच सकते हैं प्लेन जो ऐसा कुछ लाइफ का ऐसा कोई है नहीं, लेकिन हाँ ये सब मत करिए, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए, है ना। ये कोई एंजॉयमेंट का तरीका नहीं होता है ना। बस, और आगे बढ़ते चैप्टर तो अपना बचा हुआ है, थोड़ा सा ख़त्म करके ही अपन ख़त्म करेंगे भाई। एल्कोहल एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है आजकल के टाइम में। अभी E20 का आपको लड़ाई देखने को मिल रहा होगा। E20 में इथेनॉल ही होता है, शुगर कैन से इथेनॉल बनाया जाता है ना। तो E20 का लड़ाई चल रहा है, तो इसको आपको समझना नहीं है, मतलब हो सकता है क्योंकि अभी लड़ाई चल रही है तो अचानक से पूछते कि एल्कोहल एज अ फ्यूल हुआ। E20 के बारे में आपको जितना पता है लिख लीजिए। अगर E20 के बारे में नहीं चल पता है तो कोई भी AI खोलिए, कोई भी गूगल वेबसाइट कुछ भी खोलिए, E20 डालिएगा, E20 आपको समझा देगा काफ़ी अच्छे से, है ना। यूट्यूब पर भी E20 आप डालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड, है ना। इथेनॉइक एसिड में क्या होता है, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CH2COOH। ये होता है इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इथेनॉइक एसिड मतलब 170 डिग्री सेल्सियस पे बर्न किया जाता है आपको इथेनॉल को, है ना। तो आपको इथेनॉइक एसिड वगैरह मिल जाता है। इथेनॉइक एसिड आपको वो भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं ये, अरे एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। और 170 डिग्री सेल्सियस पे पानी में सिर्फ 5 से 8% पानी मिलाया जाए ना, तो आपको ये मिल जाता है विनेगर। ठीक है, अगला है आपका रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड। देखिए, इथेनॉइक एसिड में जब आप इथेनॉल ही मिलाएंगे, है ना, तो आपको मिलता है ईस्टर। ईस्टर और पानी, ईस्टर का ये केमिकल आपको फॉर्मूला नहीं है, यही आपको याद रखना, यही बना के आना है ना, पूरा याद रखना पड़ेगा। ईस्टर क्या होता है, ईस्टर एक यूनिक कंपाउंड है। ये जो है ना एक फ्रूट टाइप का स्मेल करता है, मतलब बहुत मीठा मीठा स्मेल होता है, और ये परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका आ, अच्छा हाँ, दूसरा अगर आप इथेनॉइक एसिड का सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, है ना, तो आपको इथेनॉल और CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम सॉल्ट है एक, तो सोडियम इथेनॉइट मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अगर आप बेस के साथ कराते तो एसिड है ये, बेस के साथ रिएक्ट करें तो सेम आपको सेम कंपाउंड मिल जाएगा, बस पानी मिल जाएगा एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे अगर कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो सेम कंपाउंड आपको दोनों में मिल जाएगा, खाली बैलेंसिंग दोनों की अलग अलग हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट।
अच्छा, सोप्स एंड डिटर्जेंट हो गया ना। ये तो मैं आपको यहीं समझा दूंगा, एक सेकंड रुकिए। सोप में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है कि हेड, ये होता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब होता है लवर, लवर, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन, ठीक है। टेल हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, ठीक है, जिसको ना पता हो। सोप्स क्या करते हैं, सोप्स भी एक कार्बन का ही बने होते हैं। ये लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम या पोटेशियम के लॉन्ग चेन होते हैं, है ना। ये अपन का पता नहीं यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, कार्बन के बने भी नहीं होते। लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम या पोटेशियम होता है, सोडियम पोटेशियम के लॉन्ग चेन होते हैं, और बीच में कार्बन 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 काफ़ी लंबा सारा होता है, कार्बन होता है। कार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी से डरते हैं। ये क्या करते हैं, ये टेल्स जो होते हैं ये चले जाते, मान लीजिए कोई डॉट है, ये टेल्स है, ये जो कलर नहीं है टेल्स है, ये टेल्स क्या करेंगे, इस पर अटैक कर देंगे, ठीक है। ये टेल्स आपको इस पे अटैक कर देंगे, है ना। ये टेल्स आपको इस पे अटैक कर देंगे, ठीक है। ये टेल्स इस पर अटैक कर रहे हैं और धीरे धीरे इसके अंदर घुसना चाहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ठंडी लग रही है आपको, तो ठंडे से आप डर रहे हैं, तो अब रजाई के अंदर धीरे धीरे घुसेंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी होती है, अंदर धीरे धीरे जाते रहते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि चारों तरफ से इसको घेर लेता है और इसको उठा के इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। इस इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं मीसेल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मीसेल्स। और उसके बाद ये उठा लेता है, फिर उसके बाद पानी अब इसमें मारेंगे तो ये आराम से चला जाता है, ठीक है। अब आपको दो छोटे छोटे डिफरेंसेस पढ़ने हैं, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। यू आर फ्री फ्रॉम साइंस। दो खाली डिफरेंसेस आपको समझना है। तो अपन उल्टा उल्टा से शुरू, चलिए यहाँ से ही शुरू करते हैं। एक सबसे पहला डिफरेंस है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में। ये मैंने नोट्स में ऐड किया हुआ है। आप नोट्स कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन खोलिए, लिंक मिल जाएगा, वन ड्राइव का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करिए, आप आराम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक डिफरेंस है हार्ड वाटर का, एक है सॉफ्ट वाटर का। हार्ड वाटर में मिनरल कंटेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में मिनरल कंटेंट कम होते हैं। हार्ड वाटर मैग्नीशियम कैल्शियम जैसे मिनरल्स कंटेन करता है, सॉफ्ट वाटर सिर्फ सोडियम आयन कंटेन करता है। हार्ड वाटर में सोप्स नहीं काम कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर में सोप्स आराम से काम करते हैं। हार्ड वाटर में जो मिनरल प्रेजेंट है उसका टेस्ट आता है, सॉफ्ट वाटर सिर्फ सॉल्टी टेस्ट करता है, क्योंकि सोडियम है तो वो एक एसिड बन गया, तो वो सिर्फ वो सॉल्टी टेस्ट करता है। ये मैंने मिटा दिया, आराम से आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी चाहें आप वो कर सकते हैं। एक लास्ट डिफरेंस बच रहा है, वो रुक जाइए, मैं सारे पेज खोल लो और मेरे को देखने दीजिए कहाँ पे है वो। ये रहा। अगला है सोप्स एंड डिटर्जेंट में। सोप्स में क्या होता है कि ये क्या, अच्छा बड़ा हो सकता है क्या, हो सकता है तो थोड़ा कर दो, हाँ ठीक है। हाँ, सोप्स में क्या होता है कि सोडियम या पोटेशियम के लंबे लंबे चेन्स होते हैं, ठीक है। और डिटर्जेंट क्या होता है कि ये भी लंबा चेन ही होता है, लेकिन किसका, तो एमोनियम सॉल्ट या सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब का लंबा चेन होता है, ठीक है, विथ क्लोराइड या ब्रोमाइड आयंस के साथ, है ना। ये हार्ड वाटर में नहीं काम करता है, ये हार्ड वाटर में भी काम कर लेता है। ये रिलेटिवली वीक होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना। ये सोप्स जो होते हैं, सबसे अच्छी बात है कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं,
सोप्स बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब है कि आप इसको पानी में गाड़ दीजिए तो आपको वो कुछ समय में आपको अपने आप वहाँ पे दिखेगा कि कुछ नहीं बचा है ना। सॉरी, पानी बोल रहा हूँ, आप ज़मीन में गाड़ दीजिए तो आपको कुछ नहीं दिखेगा एक समय के बाद। ठीक है। डिटर्जेंट, सोप या डिटर्जेंट आप मतलब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर समझना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, आप हाथ में अम, आ, आप हाथ में काम करिए, सरसों तेल होता है ना, सरसों तेल, उसको हल्के से हाथ में लगा लीजिए और उसके बाद साबुन से धोने का कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल से छूटेगा। ठीक है। सेम आप हाथ में सरसों तेल लगाइए, उसी हाथ में वही तेल, कंपनी का तेल, और एक हल्का सा जो सर्फ जिसको हम लोग मतलब ऐसे ही घर वगैरह में बोल देते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं डिटर्जेंट, उसको थोड़ा सा लीजिए और उसको हाथ में अच्छे से रगड़ लीजिए एक बार, और फिर पानी से धोइए, एक बार में निकल जाएगा। तो यही आपको समझ में आता है कि हार्ड वाटर जिसमें ऑयल ज़्यादा कंटेंट हो, मतलब मौजूद हो, और सॉफ्ट वाटर जिसमें ऑयल ना हो, वही सॉफ्ट वाटर है ना। सो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर साइंस सीरीज ऑल्सो, सोशल साइंस सीरीज कंप्लीटेड। ठीक है। मस्ती करिए, मौज करिए, मतलब 10th ख़त्म, 11th में मस्ती मौज, मतलब अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लास्ट के कुछ महीने बचे हैं, मस्ती मौज है ना, पढ़ाई वगैरह अगर कुछ बचा है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, ताकि कम से कम 1 डेढ़ महीना तो अपने को मस्ती मौज करने का समय मिले। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, बातें कुछ कुछ अच्छी लगी बुरी लगी जो भी लगी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, फीडबैक क्वेश्चन अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। एंड very very thank you for visiting this channel, this video, and thank you very much, very thank you.